बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीलॉग में बात करेंगे एक इंतहाई अहम न्यूज़ स्टोरी के हवाले से, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अगर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है तो ये भारतीय फ़ौज के लिए बाकायदा एक कमर तोड़ झटका होगी, एक ऐसा नुकसान और एक ऐसा खला जिसको शायद दोबारा पुर ना किया जा सके। इसके दो पहलू हैं जिनके ऊपर साथ में बात कर लेंगे कि ये चीन की चाल है या नेपाल का वार है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा गोरखा रेजिमेंट्स, भारतीय फ़ौज की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा जो दलेर और बहादुर समझे जाने वाली रेजिमेंट्स हैं, उनमें गोरखा रेजिमेंट्स का नाम सरे फहरिस्त है। इसके हवाले से बहुत सारे जो कोट्स हैं वो बाकायदा इसके हवाले से कहावतें मशहूर हैं भारत में। और भारतीय जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, जो उनके फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, जिनको सैम बहादुर भी कहा जाता है, वो बड़े एक्लेम्ड सोल्जर हैं। और उन्होंने एक मरतबा कहा था कि इफ़ अ मैन सेज़ दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ईदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ अ गोरखा। यानी अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। आपने जो इस वक्त मौजूदा चीफ़ ऑफ डिफेंस हैं भारत के, बिपिन रावत, साबिक आर्मी चीफ़ भी हैं भारतीय फ़ौज के आर्मी चीफ़, उनकी ख़ास कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी कि जिसमें वो एक तिरछी जो है वो हैट वो लेकर जो है उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जिसकी एक फ़ीता आता है और फ़ीता आगे जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। और फिर बहुत सारे ऐसे फ़ौजी होंगे जिनके आपने देखे होंगे एक ख़ास किस्म का खंजर जो है उसके साथ तस्वीर होंगी। खंजर जो है वो अमूमन वो सीने के ऊपर बांधा होता है या साइड पर उन्होंने बांधा होता है, जिसको खूकरी कहा जाता है। ये खूकरी जो है ये इसके मुख्तलिफ जो है वो एक्सेंट्स में मुख्तलिफ, इसकी जो इलाकों में प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन बाकायदा इवन जो बरतानिया है वहाँ पर, यूरोप में, इसको गोरखा ब्लेड के तौर पर कहा जाता है। जो गोरखा ब्लेड है, इससे पहले जो वो हैट है वो गोरखा हैट है, जिसमें बिपिन रावत की तस्वीर का मैंने तस्करा किया। इसी तरीके से जो चाकू है, एक सिग्नेचर समझा जाता है गोरखा जो कबीला है, उसके जो 4 ट्राइब्स हैं गोरखा कम्युनिटी के, उनके जो हिस्टोरिकली ये एक द्रांति नुमा जो है वो उसकी एक अपग्रेडेड फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। ये चाकू जो है उसकी तस्वीर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी जो इंडियन आर्मी के पोस्टर्स हैं उसमें चेहरे के ऊपर चेहरा जिस तरीके से कंसील किया जाता है, कैमोफ्लाज किया जाता है फ़ौजियों का, उसके साथ कुछ कमांडोज़ की तस्वीर आती हैं जिसमें उन्होंने एक ख़ास किस्म का जो है वो द्रांति नुमा चाकू उठाया हुआ होता है। उसको गोरखा ब्लेड कहा जाता है और मकामी ज़बान में इसको खूकरी कहा जाता है। इंतहाई इसकी जो हिस्टोरिकल वो है कि ये जो बाकायदा गोरखा कबीला है, इसको अपने आम जो घरेलू जो है वो काम काज उसके लिए भी इस्तेमाल करता था और लड़ाइयों में भी इस्तेमाल करता था। बहरहाल बहुत ही जो है वो दलेर समझे जाने वाले फ़ौजी हैं ये। और अगर हम देखें कि जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें भारत ने चीन के साथ जो 2 जंगें लड़ी 1962 और 1967 की, और पाकिस्तान के साथ 47-48 की कॉन्फ्लिक्ट हो, 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भारत जिन फ़ौजियों को अपने हरावल दस्ते के तौर पर जिनको सबसे आगे रखता है वो गोरखा रेजिमेंट के जवान होते हैं, या गोरखा रेजिमेंट के होते हैं, या उनके जो सिख फ़ौजी हैं। क्योंकि भारतीय फ़ौजियों में इन्हीं को जो है वो बहादुर तस्वुर किया जाता है। और बाकी फ़ौज के हवाले से ज़ाहिर है मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनके जो है वो किस्से बहादुरी के कि किस कदर बहादुर हैं वो सारे लोगों को मालूम है। गोरखा जो है ये एक कम्युनिटी है, नेपाल से इसका ताल्लुक़ है, 4 इनके कबीले हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जो करंट डेवलपमेंट हो रही है, जो स्टोरी चल रही है, उसको समझने के लिए इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। 1769 में पहली मरतबा जो इनकी जो फ़ौज है उसको मिलिट्री वॉज रेज्ड, एन आर्मी वॉज रेज्ड। नेपाल के गोरखा जो कबीला है उसने, उसकी कम्युनिटी के लोगों ने जो है वो अपने फ़ौज बनाई, और फ़ौज बनाकर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस हैं वो की, बहुत सारे इलाके फ़तह किए। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज है जो सिख फ़ौज थी, उसने इसको शिकस्त दी थी। और वो शिकस्त जो है वो कहा जाता है कि इस वजह से हुई थी इनको कि ये आउट नंबर हो गए थे, इनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन इनकी बहादुरी, इनकी गैलेंट्री से मुतासिर होकर महाराजा रंजीत सिंह ने बाकायदा इनको दावत दी थी कि आप जो है वो हमारे फ़ौज के साथ लड़ें। फिर बहुत सारे जो गोरखा सिपाही हैं, जवान हैं, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज
में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और उनको वहाँ पर फ़ौज ख़ास कहा जाता था। जो अफ़गानिस्तान की जो एक्सपेडिशन थी, जो हमले किए महाराजा रंजीत सिंह ने, उसकी तरफ फ़ौज की चढ़ाई की, उसमें भी ये हरावल दस्ते के तौर पर शामिल होते थे। जो उसके बाद हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाइयाँ इस रीजन में होती रहीं, जो एंग्लो गोरखन वॉर कहा जाता है, जिसके नतीजे में 1816 का जो मुआहदा हुआ, सगोली की ट्रीटी, जिसके हवाले से अब हम अक्सर ये तज़किरा भी करते हैं, कुछ व्लॉग्स में मैं इसका ज़िक्र भी कर चुका हूँ कि जो काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, इसके जो इलाकों के तनाज़ा है भारत और नेपाल के दरमियान, ये भी बेसिकली ये 1816 से 1824 के दरमियान के जो वाक़यात से थे उनसे जुड़ा हुआ है। बाकायदा जो गोरखा रेजिमेंट है, इसके जो है सिपाही, उनकी जो गैलेंट्री है वो इस कदर मशहूर है कि इनको हमेशा जब इनका ट्रूस हो गया बरतानिया के साथ भी, जो बरतानवी राज यहाँ पर था, तब भी हमने जो है अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो ये फ़ौजी जो हैं उनके हरावल दस्ते में शामिल होते थे। बरतानिया ज़्यादातर जो अपनी रिक्रूटमेंट करता था फ़ौजियों की, वो पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उनमें, जो पोठोहार रीजन है उसमें चकवाल, जेहलम और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ से करता था। आज भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान आर्मी में भी यहाँ के लोगों को जो है वो तरजीह दी जाती है, क्योंकि इनका एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, इनको मार्शल रेसेस कहा जाता है। इसी तरीके से जो गोरखा और सिख हैं, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली जंग अज़ीम थी उसमें बरतानिया ने जब इस पूरे ख़ित्ते से, पूरे बर्रे सग़ीर पाको हिंद से, इतना बड़ा इसका जो तूल व अर्ज़ है, इसके मुख्तलिफ़ रेसे से जब लोगों की आर्मी जो है वो डेवलप की अपनी पहली जंग अज़ीम में उनको भेजने के लिए, तो लगभग 8 लाख फ़ौजी भर्ती किए थे। उस 8 लाख में से जो है वो 90,000 सिख थे और 56,000 जो है वो गोरखाज थे। अब इतनी एक छोटी कम्युनिटी, एक ऐसा ट्राइब, और उसमें से 56,000 लोगों को भर्ती किया जाना, वो ये साबित करता है कि बाकायदा एक ट्रस्ट लेवल था कि ये वो फ़ौजी हैं कि जिनके ऊपर बड़ा एतमाद था। और ये भी जो है वो बाकायदा जो है वो इसकी तारीख़ी रेफरेंसेस मिलते हैं कि एक चकवाल के साथ एक गांव है, वहाँ के लोग और जो गोरखा रेजिमेंट के लोग हैं, इनको पहली जंग अज़ीम में बरतानिया ने बिल्कुल अपने जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं, जिन्होंने सबसे मेन किरदार अदा करना होता है, उनके तौर पर इस्तेमाल किया था। इनकी दहशत बाकायदा जो है वो अपने दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा होती है। और हिस्टोरिकली जो वॉर्स हैं उनमें अगर किसी ने बहादुरी के साथ लड़ा है भारत की तरफ से तो वो ये फ़ौजी हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ जो है इस सारी कम्युनिटी का वो भारत के साथ नहीं है, नेपाल के साथ है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जिस वक्त तकसीम हिंद हुई और बरतानवी राज इस ख़ित्ते में ख़त्म हुआ, तकसीम हुई, तकसीम के वक्त जो है वो ज़ाहिर है लैंड भी तकसीम हुआ, लेकिन साथ ही बहुत सारी तकसीम जो हुई उसके साथ एक तकसीम ये भी हुई, 10 रेजिमेंट्स मौजूद थी उस वक्त। गोरखों की 10 रेजिमेंट्स मौजूद थी और 10 में से 4 जो है वो बरतानिया ने कहा था कि 4 रेजिमेंट्स हम रखेंगे और 6 रेजिमेंट्स जो हैं वो हम भारत के लिए छोड़ देंगे। तो ओरिजिनली जो है वो 6 रेजिमेंट्स थी गोरखों की भारत में, इंडिया में, मौजूदा जो मॉडर्न डे इंडिया है इसमें। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे फ़ौजी थे जो उन 4 रेजिमेंट्स में जो बरतानिया जा रही थी, उनमें से उन्होंने कहा कि हम बरतानिया नहीं जाना चाहते। तो जो उसमें से लोग बच गए थे उनसे एक अलहदा रेजिमेंट बनाई गई। तो 7 रेजिमेंट्स, आज भी 7 रेजिमेंट्स हैं जो कि गोरखा रेजिमेंट्स हैं। इसके तकरीबन 28,000 से 35,000 के करीब जो है वो सोल्जर्स, वो गोरखा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, उसके 4 ट्राइब्स हैं, ख़ास है, गुरुंग है, लिम्बूस है, रईस है। इन कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जो हैं वो उन रेजिमेंट्स में मौजूद हैं। और इस सारे मामले के ऊपर अगर हम आज जो अब डेवलपमेंट हो रही है उसको देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगरचे गुज़श्ता 2 या 3 सालों से ये इस किस्म की आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसमें एक पेस आई है। हुआ क्या कि जिस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, CPN, इसके तरफ से जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने KP शर्मा ओली जो हैं, उन्होंने पहली मरतबा जो है वो इस मामले का जो है वो इजहार किया जब उनकी मुलाकात हुई UK की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे से। और उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा था 1947 का ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट नेपाल, चाइना और
बरतानिया के दरमियान, जिसके तहत ये रेजिमेंट्स तकसीम की गई थी। और उस वक्त से लेके आज तक नए फ़ौजी जो हैं वो गोरखा कम्युनिटी के वो भर्ती किए जाते हैं। नेपाल के गोरखा कबीले से, गोरखा की जो 4 ट्राइब्स हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भर्ती किया जाता है। हम इस माहदे को जो है वो रिडेंडेंट समझते हैं कि ये माहदा ख़त्म हो गया। उसमें 2 वजूहात उस वक्त जो है वो नेपाल की तरफ से बताई गई। एक तो ये कहा गया कि हमें रिक्रूटमेंट जो है, कि जो फ़ौजियों की नेपाल से रिक्रूटमेंट होती है उस प्रोसेस में जो नेपाली हुकूमत है उसका कोई किरदार जो है वो नहीं है। दूसरा उसमें जो है उनका एक मसला ये था कि जो नेपाल के फ्रेंडली ममालिक हैं, जिस तरीके से चीन है और पाकिस्तान, इनके हवाले से उन्होंने कहा कि जब गोरखा फ़ौज जो है उसकी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, वो भारत के तनाजुर में बात की कि जब आप गोरखा फ़ौजियों को डिप्लॉय करते हैं और उनको बाकायदा लड़वाते हैं उन ममालिक के साथ जो नेपाल के दोस्त हैं, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और यकीनन ज़ाहिर है कि अगर सबसे बहादुर फ़ौज और जो सबसे बहादुर रेजिमेंट है जिसने हरावल दस्ते के तौर पर भारत के लिए लड़ना है, वही अगर चीन के या पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा होगा तो फिर भारत के पास होगा क्या डिफेंस करने के लिए। इस सारे मामले के ऊपर भारत जो है उसने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम अपनी जो है रिक्रूटमेंट जो है वो आपके, एक तो आप उसमें आपको शामिल कर लें, दूसरा जो है वो ये भी हो कि हम उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो नेपाल के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ ना करें। ये सारा मामला चलता है और उसके बाद फिर जो रीसेंट एस्केलेशन हमने की है नेपाल और भारत के दरमियान इलाकाई और सरहदी तनाज़ात को देखते हुए, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि अभी प्रदीप गायावली जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं नेपाल के, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये माहदा जो है वो इसके ऊपर लेकर इसको आगे चला नहीं जा सकता। इस सारे मामले की वजह से अब भारत और नेपाल के दरमियान ये मामला नज़र आ रहा है और ये बाकायदा गुफ्तगू इस तरीके से नहीं हो रही। एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसका एक बाकायदा एक विंग है, मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहा है इस वक्त नेपाल में। नेपाल की सड़कों के ऊपर ऐसे फोक डांस और जो है वो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें बाकायदा भारत के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि भारतीय जो हैं वो हमारे फ़ौजी, हमारे यहाँ से जवानों को भर्ती करते हैं और उसके बाद उनको बाकायदा इस तरह से फ्रंट लाइन ट्रूप्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो है वो ज़िंदगियां ख़तरे में डाली जाती हैं और भारत के अपने जो हिंदू फ़ौजी हैं उनको लड़ने के लिए आगे नहीं भेजा जाता। तो ये बाकायदा गुफ्तगू हो रही है। एक और जो है वो पहलू मैं जब हिस्ट्री बता रहा था तो मेरे जहन से निकल गया। नेपाल में इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों को इस बात पे हैरत भी होगी, जो गोरखा फ़ौजी हैं उनको नेपाल की जो कलोकियल या जिसको कहते हैं कि इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें लाहौरी भी कहा जाता है। और लाहौरी इस वजह से कहा जाता है कि जो सेगमेंट फ़र्स्ट टाइम आए थे और आके वो शामिल हुए थे महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में और वो लाहौर में स्टेशनड थे, तो जो उस वक्त जो है उनको लाहौरी कहा जाने लग गया था कि ये लाहौरी लोग हैं, ये नेपाली नहीं हैं। आज भी जो भी शख्स जिसका ताल्लुक़ गोरखा कबीले से हो लेकिन वो या तो भारत या फिर बरतानिया तकरीबन 200 गोरखों को हर साल जो है वो रिक्रूट करता है और जो इंडिया है वो तकरीबन 1300 से 1500 गोरखा जवानों को हर साल जो है वो भर्ती करता है और इनको जो है लाहौरी कहा जाता है। इसके हवाले से जो है वो कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं रिसेंटली जिसमें असेसमेंट की गई है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुज़श्ता तकरीबन 72-73 सालों में क्योंकि जो बहुत सारे गोरखे जो हैं वो भर्ती होते रहे इस रेजिमेंट में, मुख्तलिफ़ जो रेजिमेंट्स हैं 7 रेजिमेंट्स भारत में, तो उनकी फ़ैमिलीज़ फिर सेटल हुई इंडिया में और फिर उनकी जो औलादें हैं वो वहीं पर पैदा हुई। तो अब एक गोरखों की बहुत बड़ी आबादी भारत में भी मौजूद है और ये इसके ऊपर बाकायदा एक्टिवली अब इंडिया काम कर रहा है कि अगर नेपाल हमारे साथ मुआहदा मनसूख कर देता है तो हम किसी तरीके से कोशिश करें कि जो गोरखा कम्युनिटी के लोग भारत में रह रहे हैं वहीं से इनको भर्ती किया जाए गोरखा रेजिमेंट के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी जो बहादुरी है वो इनके उस सख्त टफ़ टेरेन जिन इलाकों में ये रहते हैं और जिस तरीके से एक कबीले के तौर पर रहते हैं उसी की वजह से इनकी वो गैलेंट्री जो है वो कायम है। उनके रसूम व रिवाज, जिस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल है, भारत में आकर वो बाकायदा भारत के रंग में रंगे गए हैं। जो उनकी औलादें और फिर उन औलादों की औलादें हैं वो उस तरीके से जो है वो बहादुर नहीं है, उस तरीके से उनमें जो है वो दलेरी नहीं नज़र आती। लेकिन ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ज़ाहिर है इसमें ट्रेनिंग का मैटर भी होता है, आपकी आबो हवा, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आज भी अगर भारतीय फ़ौज का जो सबसे ख़तरनाक हथियार है, जिसको हम कह सकते हैं कि फ़ौज में जो उनके लिए सबसे अहम दस्ते के तौर पर काम करते हैं, वो गोरखे हैं। और नेपाल अगर इसके ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसके ऊपर भारत अब ये कह रहा है कि ये बाकायदा चीन के ज़ेर असर होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। पिछले दिनों जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट भी आई कि जिसमें ये चला कि जो चाइना है उसने एक जो उनके एम्बेसडर हैं हाओ यांकी नेपाल में, उन्होंने एक एनजीओ है जो चाइना स्टडी सेंटर है नेपाल का, उसको 11-12 लाख रुपए जो है वो एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए दिए कि जिसमें वो ये पता कर सकें कि और ये स्टडी कैरी आउट की जाए कि किस वजह से जो नेपाली जवान हैं वो चाहते हैं कि उनको जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं बरतानिया की या भारत की, उसमें जो है वो भर्ती किया जा सके। बहरहाल ये इसके सारे पहलू हैं। लेकिन अब जिस किस्म का बिल्डअप हो रहा है और जिस तरीके से मुखासमत नेपाल और भारत के दरमियान नज़र आई है, इस सारे मामले में तेज़ी आई है। और अब रिसेंटली जो है जो बिप्लाप है इसका जो सेंट्रल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उसका एक विंग जो है वो बाकायदा अब इसके हवाले से एक्टिवली काम कर रहा है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि बाकायदा इस मुआहदे को मनसूख करते हुए जो ट्राईपार्टाइट सह-फरीकी मुआहदा है बरतानिया, भारत और नेपाल के दरमियान, इसको कैंसिल करके पाबंदी लगाई जाए कि कोई गोरखा जो है वो नेपाल से इन फ़ौजों में भर्ती होकर भारत की फ़ौज के लिए या बरतानिया की फ़ौज के लिए उन ममालिक से ना लड़ सके जो कि नेपाल के दोस्त हैं, जिसमें रेफरेंस जो है विदाउट नेमिंग चाइना का रेफरेंस भी है, पाकिस्तान का रेफरेंस भी है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और अगर ये इसी तरीके से हो जाती है तो ये एक ऐसा खला है जिसको भारतीय फ़ौज के लिए पुर करना मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके हवाले से इसकी तफसीलात आपको आगाह कर दूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।